जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बात कर ली जाती है कि कैसे चल रहा है रिवीजन आपका, क्योंकि ऑलमोस्ट 55 डेज ही रिमेनिंग है एग्ज़ाम्स के में। और कोई भी अगर कोई दिक्कत है छोटी बड़ी, तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या नाम है, और जो भी जो देखो, जो भी फालतू के क्वेश्चंस आपने मेरे से पूछे थे, जो भी मेरे टेलीग्राम पे हैं अभी, तो यार उनसे थोड़ा दूर रहिए। अभी डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है, अभी मेजर टाइम है आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जैसे ही अभी हमारे लोकल में पहला बैच ही स्टार्ट हुआ है सीए हुआ, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे वो इनका आखिरी अटैम्प्ट बचा है। तो ठीक है ना, तो फालतू की बात इधर उधर ना ध्यान देके अपने डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा दूर होकर उस चीज़ से अपनी प्रॉपर जो टाइम है आपका उसको यूटिलाइज करें अच्छे से। और देन आफ्टर अपनी जो भी चीज़ है उनको शॉर्ट आउट करें, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। हाँ, टॉपिक जाने स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे ने, आई थिंक प्रीति ने मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि सर आपने जो थीम्स कब करवाओगे। तो बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं थीम्स है वो ऑलरेडी डन हो चुकी है अकेडमी में। तो आप प्लीज़ वहाँ के कोई बच्चे हों तो उनसे आप नोट्स ले लेना। मुझे पता चला कि आपने रिसेंटली एडमिशन लिया है अकेडमी के अंदर, तो आप नोट्स को प्रीफर करें कि आप इनकन्सिस्टेंट की अगर आप वीडियो देखें उससे ज़्यादा बेटर आप नोट्स को प्रीफर करें, क्योंकि नोट्स ज़्यादा अभी बेनिफिशियल होगा। कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे की है, मतलब हर लेक्चर की, तो उससे बेटर है कि आप नोट्स पे फोकस करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ कि जो इंडिया है वो आपका एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर कंट्री इन द सेंस कि जो पहले क्या था कि ऑलमोस्ट मोर मतलब ऑलमोस्ट 100% जो पीपल्स थे वो किसके अंदर काम करते थे, आपके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते थे आपका। और इंडिया इसीलिए आज भी कहीं ना कहीं क्या अपना प्राइमरी सेक्टर ही है एग्रीकल्चर अपना, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे कि हमारे यहाँ जो जो हमारा लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है आपका, ठीक है ना। तो ये आप बैकग्राउंड देखते रहेंगे कि आप, अगर आप देखा जाए तो कहाँ आपका, जहाँ से आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वीट बार्ले कहीं ना कहीं हमें क्या एविडेंस मिलते हैं। तो आप, अगर आप एंशियंट से अगर आज आप अभी तक देखें उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा से ही हमारा इकोनॉमी का क्या रहा है, बैकबोन रहा है अपना। तो ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इसको ही अपना फायदा देख के कि मतलब इतना एग्रीकल्चर का फर्टिलिटी है और इतना बहुत कुछ है इंडिया के पास, तो वही चीज देख के वो लोग अपने उसमें आए, इंडिया में आए अपना। और धीरे 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 करके उन्होंने अपना जो भी है अपना एक्वायरिंग जो उनकी कैपेसिटीज हैं, चाहे वो आइदर लैंड है आपकी या फिर सोसाइटी, जो भी उनके अपने अपने अलग अलग एजेंडाज रहेंगे, हम आगे आगे बात करते रहेंगे उनके ऊपर। तो वो चीज उन्होंने जस्टिफाई करा। तो अगर हम बात करें आपकी, जो आपकी कौन सी होती है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है बच्चे की, जो ट्रीटी होती है इलाहाबाद, उसके अंदर दीवानी राइट्स मिल जाती हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दीवानी राइट्स उस टाइम मतलब, तो रेवेन्यू जनरेट जो भी होगा वो आपका जो है वो ईस्ट इंडिया देखेगी आपका। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उनको इतना एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया नहीं था उनको, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया नहीं था, तो उन्होंने क्या बोला कि रेवेन्यू हम संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन राजा संभालेगा उस टाइम, ठीक है ना, जो भी मुगल एम्पायर था उस मोमेंट पे। तो अब रेवेन्यू इंडिया की उस टाइम रेवेन्यू जनरेट कहां से थी, खाली एग्रीकल्चर के थ्रू थी, ठीक है ना। तो इसीलिए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स की ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत पड़ी। अब एक ये तो ये कारण होगा कि जरूरत क्यों पड़ी, इससे बेनिफिट क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है ना। अब इसको अपने एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना था, इंडिया से ही रेवेन्यू जनरेट करना था। अपने जो भी इनके एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या क्लर्क से, जितने भी हैं, इन सबको क्या नाम था, इसका पूरा रेवेन्यू इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से ही बोरो करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लेके आए अलग अलग। और इसके थ्रू क्या था कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्या नाम है, जो पैसे आना, जो आना था पैसा, वो एक फिक्स अमाउंट में हो गया लैंड लैंड रेवेन्यू से। जैसे हम आगे अपनी जो अगली स्लाइड से उनमें हम बात करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने फिक्स करा लैंड रेवेन्यू के थ्रू, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब क्या नाम है अपने आप को एक्सपेंड किया था, तो बहुत सारी इन्होंने क्या थी, अलग अलग पॉलिसीज लेके आए थे। चाहे वो सब्सिडरी अलायंस था आपका,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था आपका, चाहे फिर लैंड रिफॉर्म्स थे आपके, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने चीजों को एक्वायर करना स्टार्ट करा और कहीं ना कहीं से अपना रेवेन्यू जनरेट करा। अगर आप देखें तो सब्सिडरी अलायंस से भी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। कैसे कि स्टैंडिंग आर्मी थी अपने पास, राजा के पास, और तो उसको जो क्या नाम था, उसको मेंटेन करने के लिए पैसे देता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से क्या करा इन्होंने कि जिनकी संतान नहीं है उनकी जमीन एक्वायर कर ली, उनकी जो राजा की टेरिटरी एक्वायर कर ली, और उनको क्या बोला, क्या नाम है, और उस पर अपना रूल्स करना स्टार्ट कर दिया। तो जो अब सपोज करो किसी किंग का राजपाटी छिन गया, तो जो उसका जो भी रूलिंग कैपेसिटी जो उसके ऊपर आएगी, तो वो क्या है, वो सारा अपना दबदबा दिखाएगी वहां पर। तो चाहे उसका फिर डिफेंस डिप्लोमेट जो भी है उनका, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। फिर लैंड रेवेन्यू, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे। तो देखते ही देखते ना सारी चीज कहीं ना कहीं जाके समराइज वे में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरा एक्सपेंशन का ही पार्ट था। और आपको एक चीज बता दूं, जब आप 1857 के जब रिवोल्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो हिस्ट्री को मैंने क्लास में भी बहुत बार बता चुका है कि इसको लिंक करके पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा आपको। तो कहीं ना कहीं देखो उस टाइम 1857 रिवोल्ट का जो कारण था, वो खाली एकमात्र कारण उनका इनफील्ड राइफल नहीं था। जो उसके फंडामेंटल जो कॉजेस थे उसमें भी कहीं ना कहीं देखे जाए तो इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। क्योंकि इसके थ्रू क्या था कि पीजेंट्स आए, क्योंकि पीजेंट लिटरली बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे। जमींदार आए थे, ठीक है, मनी लेंडर्स आए थे बीच में ही, और क्या नाम है, मुस्लिम्स आए थे। तो क्यों आए थे, अलग अलग कारण है इसके अंदर। हिंदू क्यों आया था, मुस्लिम क्यों आया था, सती क्या थी, ये तो अलग अलग चीजों को पूरा सार करके आप देखोगे तो एक कहते हैं ना कि पूरी एक चीज मिला के और एक इंसिडेंट हुआ। तो 1857 रिवोल्ट पूरा उसी का ही एक क्या कहते हैं मेन पार्ट बन गया था एंड मूवमेंट पे आके, ठीक है ना। तो अगर फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो इंडिया क्या था, प्राइमरी एग्रीकल्चर कंट्री था अपना, ठीक है ना। 18th सेंचुरी जब दीवानी राइट्स मिल गई किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने फिर क्या था कि अपना जो रेवेन्यू जनरेट का उन्होंने प्रोसेस बढ़ाना स्टार्ट करा। तो कहीं ना कहीं उस मोमेंट पे कॉटेज इंडस्ट्री बहुत अपनी चरण पे था इंडिया में, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि कॉटेज इंडस्ट्री को ही इन्होंने क्या करा, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करा सबसे पहले। अब डिस्ट्रॉय करने का जो रीजन क्या थे इनके, तो क्या था मेन कि कॉटेज इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो एग्रीकल्चर के जो लोग थे वो पूरी मैन पावर वहां लगेगी, और क्या नाम है उसको हम फिर रेवेन्यू जनरेट करेंगे वहां से। तो व्हेन ब्रिटिशर्स केम दे डिस्ट्रॉयड द इंडस्ट्री इन द कंट्री बाय इंप्लीमेंटेड द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, ठीक है ना। अब ये एक इमेजेस के थ्रू हम थोड़ा चीजों को समराइज वे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये ब्रिटिश ऑफिसर से इन्होंने राजा जी को बोला कि आपको क्या देना, दुगना लगान देना पड़ेगा, ठीक है। अब रेवेन्यू जनरेट की पावर किसके पास आ गई, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। तो राजा क्या करेगा बेचारा, तो उसको जमींदारी राइट्स मिले कि आप क्या करो, आप जमीन रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके आओ। तो इसी में देखते हैं, हाँ इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चीजों को समझें थोड़ा, तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, मैक्सिमम इनकम था। कहां से, लैंड से, विदाउट केयरिंग अबाउट द इंडियन कल्टीवेटर, ठीक है। अब इस चीज को हम आज की डेट से अगर कंपेरिजन करें, सपोज करो कि इंडिया में अगर सपोज करो अगर हम यूपी की बात करें, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं, बुलंदशहर की बात कर लेता हूं, ठीक है। बुलंदशहर में एक लैंड है, सपोज करो एक गांव है, यहां पर किसी कारणवश सूखा पड़ गया, ठीक है, रेनफॉल नहीं हुई या फिर जो भी एक्सवाइजेड कारण है, रेनफॉल सूखा पड़ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो यहाँ के किसान है ना इनको तुरंत कंपनसेट करेगी इनको। और अगर इसी को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में देखे तो उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सूखा पड़े चाहे किसान मर जाए। देखो आपने पढ़ा हुआ फेमाइन आए बहुत सारे, भुखमरी आ गई है, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको खाली अपने मैक्सिमम इनकम से ही मतलब था उनको, ठीक है ना। अब आज की डेट में क्या है कि प्राइमरी सेक्टर है भैया, इंडिया की आज की डेट में 50% ऑफ द पॉपुलेशन से ज्यादा लोग अब भी एग्रीकल्चर में बिजी हैं, वर्क में बिजी हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ भी करेगी। अब गवर्नमेंट की तरह तरह की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, किसान कृषि निधि स्कीम है, अलग अलग स्कीम है इसमें। और क्या नाम है, सब्सिडाइज रेट पे क्या करती है, आपको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है, सीड्स प्रोवाइड करती है, और अलग अलग है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उस टाइम ये सब चीजें थी नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि उनको इनकम चाहिए चाहे कहीं से करो। तो ये अब बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया का अभी प्रेजेंट टाइम है, उस प्रेजेंट टाइम में। तो जो आपको एक चीज ये समझ आई होगी, जो ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम इंडिया की क्या करते थे, इंडिया को हम सुधारने आए हैं, मतलब उनको डेवलप करने आए, तो ये कुछ नहीं था, बस ये खाली अपने आप बस इंडिया को ये मतलब एक तरह से मतलब लोगों को मतलब एक भ्रम में रख रहे थे। और ये बस अपना ही मैक्सिमम इनकम करके अपने जो भी इनके
अपने इंग्लैंड को अपना कर रहे थे और बढ़िया अपना काम चल रहा था इन लोगों का, ठीक है ना। अब लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स होगी इनकम की, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। और ये 3 टाइप की है ये, ठीक है। 3 टाइप कौन कौन सी है, जमींदारी सिस्टम है, और इसी को हम परमानेंट सिस्टम भी कहते हैं, महलवारी सिस्टम सेकंड, एंड देन आपका रोयतवारी सिस्टम। अब आप यहां से एक चीज अगर हम इनको आगे क्लासिफाई करेंगे, अब एक चीज आप ब्रॉडली समझ रहे हो कि नाम से पता चलेगा, जमींदारी, महलवारी और रोयतवारी, अगर आप इन शब्दों का टर्मिनोलॉजी ही समझ गए ना, तो आपका कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा आपको। समझो मेरी बात। अब आगे ध्यान देते हैं। ये मैंने एक इमेज से आपको समझाना चाहता हूं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे या उससे पहले की जो अपने इंडिया था, वो कहते हैं ना मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो ये वो कंडीशन है। और फिर बाद में गए थे तो किसान की ये कंडीशन हो गई थी कि मतलब बस खत्म हो गया हिसाब किताब अपना, ठीक है ना। तो ये बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी और ये आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते हैं जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम से ही देखते हैं, जमींदार मतलब जो अपने यहाँ लैंडलॉर्ड होते हैं। अब गांव में होता है ना, इसके 100 बीघा जमीन होती है तो वो जमींदार है हमारे यहाँ पर, तो इस काइंड ऑफ, ठीक है ना। द जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से कि कौन इंप्लीमेंट करके किसने किया था, को कौन इंट्रोड्यूस किया था, कब किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ये आपके कौन थे, ये आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे आपके, ठीक है ना। और 1793 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था, और इसको ही हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं हम इसे। अंडर दिस जमींदारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर बाय द इंटरमीडिएटर नोन एज जमींदार, ठीक है। इस स्टेटमेंट क्या समझते हैं, सपोज करो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, और ये आपकी है जमींदार, और ये आपके हैं आपके फार्मर। तो ये काम कैसे करेगी, जो जमींदार था वो क्या था, मीडिएटर था किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और फार्मर के बीच में। तो फार्मर जो थे वो अपना लैंड रेवेन्यू जमींदार को देते थे, और जमींदार फिर कलेक्ट करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो ये तो जो जमींदार क्या हो गया, या इसमें हो गया इंडिमेटरी, जिसके हम कहते हैं मिडिलमैन, इसको हम कहते हैं मिडिलमैन का काम करता था जमींदार यहां पर। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज द टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय जमींदार वाज केप्ट एट 10/11 एंड द रिमाइंडर गोइंग टू जमींदार। अब इस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, जो जमींदार था सपोज करो जो उसको अगर 100 रुपए मिले, तो वो 100 रुपए को 11 पार्ट में डिवाइड करेगा और उसका वन मतलब 10th 11th पार्ट वो देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और आपका एक पार्ट रहेगा अपने पास, ठीक है ना। तो ये था जमींदारी सिस्टम के अंदर, जो जमींदार था वो कैसे अपना हिस्सा अपने पास रखता था। तो 10/11 जो था वो आप क्या करता था, जमींदार अपने पास कैप्ट रखता था, और जो रिमेनिंग था वो जमींदार को दे देता था, मतलब, ठीक है ना। द सिस्टम, एक यहां से चीज पूछी जाती है कि जो 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 सेटलमेंट्स हैं वो सबसे जो इंट्रोड्यूस किस एरिया में किया गया था, ठीक है ना, और कितने परसेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो द सिस्टम वाज मोस्ट प्रिवेल्ड इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में था, बिहार में था, बनारस में था आपका, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस में था, और आपके नॉर्दर्न कर्नाटक में था, ठीक है ना। और जो आपका जमींदारी सिस्टम था वो ऑलमोस्ट 19% ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी रिलेवेंट टेरिटरी थी, जो उस टाइम एक्वायर कर दी गई थी ईस्ट इंडिया के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं 19% पे इंप्लीमेंट किया गया था, और ये उसके मेजर एरिया थे जहां पर ये सेटलमेंट लिया गया था, ठीक है। जमींदार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। अब यहां पर ओनर ऑफ द लैंड की अगर हम बात करें, तो जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो किसान होता है या जो फार्मर होता है वही क्या होता है, ओनर ऑफ द लैंड होता है, ठीक है। उस टाइम क्या था, जो जमींदार था वो था ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है ना। तो जो फार्मर थे मतलब वो कौन थे, वो टेनेंट हुए थे, मतलब कि हम हमारे यहाँ काम करने वाले हुए थे। तो जमींदार कौन था, जमींदार वाज द राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जमींदार एक मिडिलमैन था जो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ जो भी उनके ग्रेन्स होते थे, और वो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था, ठीक है ना। वाइल जमींदार बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड एंड द एक्चुअल फार्मर बिकेम द टेनेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां से अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो यहां से एक स्टेटमेंट बन सकता है, जो कि क्या नाम है, जो फार्मर्स थे वो एक्चुअल ओनर थे, या फिर जो फार्मर थे वो टेनेंट्स थे। तो आप स्टेटमेंट को पढ़ के ट्रू और फॉल्स की, या फिर जो स्टेटमेंट के अंदर है उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे यहां से, ठीक है ना। जो जमींदार पोस्ट थी वो मेड हेरिडिटरी थी और ट्रांसफरेबल थी, कि मतलब सपोज करो कि जो अभी जैसे सपोज ये ए है, ये अभी क्या नाम है आपका जमींदार है, तो इसके जो बच्चे होंगे 1 जनरेशन 2nd जनरेशन, जब तक ये टाइम टू टाइम अपना जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करता रहेगा,
तो जब तक इसके पास जमींदारी हक बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक पिक्चर है कि दुगना लगान देना पड़ेगा, जमींदार को बोला और जमींदार ने किसानों को बोला, ठीक है ना। तो ये था पूरा प्रोसेस की जमींदारी सिस्टम। ये जमींदार हो गए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई आपकी, ठीक है, और ये आपके पीजेंट्स हो गए आपके। तो ये इनको देते थे और ये सारा करेक्ट करके देते थे इनको, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था इनका, ये कैसे ये काम जो सेटलमेंट था वो काम करता था। एक चीज यहां मैं आपको समझाना, एक चीज बताना चाहूंगा कि एक यूपीएससी 1998 या 1999 में, एग्जैक्ट पता नहीं है, पर ये दो ईयर के अंदर है, एक क्वेश्चन आया था कि, पहले इसको फिनिश करते जब बताता हूँ उस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, रोहित खत्म कर जब बताता हूँ आपको उसके बारे में। रोहित सिस्टम आ गया आपका। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है, ये फर्स्ट प्राइमरी सेटलमेंट था कहां पर, आपका नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का प्राइमरी वो था, प्राइम सेटलमेंट था। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि आगे क्वेश्चन में आपको ये चीज काम आएगी, ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट बात करते हैं सेटलमेंट के बाद, रोयतवारी सिस्टम। रोयत का मतलब क्या होता है, किसान, फार्मर या पीजेंट, ठीक है। अब यहां पर जो बात आती है कि देखो सुनो, आपका 1793 में तो आपका जमींदारी सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था और 1820 में आपका रोयतवारी सिस्टम हुआ था। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात देखो भाई, कोई भी चीज, क्योंकि कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करने पे जो उस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या चीज उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, उसको अपना जो एक्सपेंसेस थे वो आप खर्च करने पड़ेंगे उस मोमेंट पे, ठीक है। क्योंकि सेटलमेंट्स लाना या फिर कोई भी नया रिफॉर्म लेके आना, तो गवर्नमेंट काफी हैवी अमाउंट उस पर खर्च करती है, ठीक है। तो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ओल्ड सिस्टम हैविंग प्रॉब्लम, ठीक है। और ऑन दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब जब टेरिटरी एक्सपेंड हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है सेटलमेंट भी नया लाने की जरूरत पड़ेगी। और जो जमींदारी सिस्टम था वो फर्स्ट सेटलमेंट था, तो कुछ ना कुछ उसके क्लॉज भी रहे होंगे कि यहां पर कोई दिक्कत थी तो उसको रेक्टिफाई करके हम जो नई पॉलिसी लेके आएंगे उसके अंदर हम नई इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे से उस चीज को, ठीक है। तो रेंट रेवेन्यू था वो डायरेक्ट सेटल होता था रोयत की वजह से। रोयत कौन, आपके फार्मर, इसीलिए इस सेटलमेंट का नाम पड़ा था रोयत वाली सेटलमेंट। रोयत कौन होता है, जो एवरी रजिस्टर्ड लैंड ओनर होता है, मतलब जो होते हैं आपके फार्मर्स, ठीक है ना। तो ये सेटलमेंट सिस्टम समझ गए। जमींदारी सिस्टम में जो जमींदार था वो लैंड ओनर था आपका, ठीक है। और रोयत वाली सिस्टम था, इसमें जो लैंड ओनर थे वो कौन थे, आपके पीजेंट थे आपके, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहीं से एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप बैकग्राउंड में देखो तो 1857 रिवोल्ट में जमींदार क्यों पार्टिसिपेट करे, तो आप यहां समझ जाओगे। क्योंकि जमींदार का जो काम था टैक्स कलेक्ट करने का, वो तो अब हट गया, वो एबॉलिश कर दिया गया। अब जब एबॉलिश कर दिया गया तो भाई अब इतने जमींदार थे, इतने रजवाड़े थे, जमींदार थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी तो गुस्सा पनप रहा होगा ना कि हमारी जो भी इनकम थी वो सब खत्म हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे एंड में जाके तो कि जमींदार क्यों पार्टिसिपेट करते, तो उसका ये कारण था कि जो आपका रोयल वाइज सिस्टम आया था, इसके अंदर जमींदार की जो पावर थी, किसकी, टैक्स कलेक्ट करने की, वो एबॉलिश कर दी गई थी यहां पर, ठीक है ना। तो यहां आप देखोगे तो यहां पर ये वही इमेज है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी जमींदार सिस्टम के अंदर, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है दुगना लगान देना पड़ेगा आपको। ये हमारे राजा जी हैं जो जमींदार के पोस्ट पे हैं ये, ठीक है, ये अपना किसान है। अब क्या था कि अब इनका जो है इनको एबॉलिश कर दिया था, इनकी जो वैल्यू थी वो जीरो हुई थी यहां पर। अब क्या था, जो फार्मर था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो डायरेक्ट डील करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट डील करेगी किससे, पीजेंट से, और जो मीडिएटर थे आपके मिडलमैन थे जमींदार, उनकी जो पावर थी वो एबॉलिश कर दी गई थी। अब रोयतरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थॉमस मुनरो ने किया था आपका, ठीक है। कब किया था, 1820 में किया था। और ये प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है आपका साउथ इंडिया का। मैंने आपको बताया था कि जो जमींदारी सेटलमेंट है वो प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, मतलब उस टाइम नॉर्थ ईस्ट मतलब बंगाल और आसाम वाला रीजन हो गया, ठीक है ना। और जो आपका जो रोयत वाली जो सेटलमेंट है आपका, वो प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है किसका, साउथ इंडिया का। इसके मेजर एरिया कौन कौन से थे, इसके जो मेजर थे मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ आसाम
एंड क्रूग। और यहाँ पार्ट ऑफ आसाम से मैं आपको एक चीज समझना चाहूँ, देखो जहां पर सब डिविजन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एरिया जो गिवन है उसके अंदर, या फिर कोई पार्ट ऑफ समथिंग कोई स्टेट है, तो आप अगर सपोज ये क्वेश्चन है पूछता है ना कि वो होल पार्ट पे था, तो वो होल पार्ट पे इंप्लीमेंट नहीं होता था। तो आप जो एरिया है उन पे आप मेजर आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। जो क्रूग है ये आपका वो वाला जो आपका बर्मा वाला रीजन है आज की डेट में म्यांमार में, तो ये वो वाला रीजन था, ठीक है ना। इन रोजगारी सिस्टम द ओनरशिप राइट वर हैंडेड ओवर द पीजेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जमींदार था उसकी पावर एबॉलिश कर दी गई थी, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे, किसके थ्रू, पीजेंट के थ्रू। द रेवेन्यू रेट ऑफ द रोजगारी सिस्टम वर 50% वेयर द लैंड सॉरी वर ड्राई एंड 60% इन द इरिगेटेड लैंड। मतलब अब देखो सुनो, मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि बैकग्राउंड में क्या था, तो आपने चीज समझे कि अगर कोई भी आज की डेट में सपोज करो किसान को किसी भी तरीके की दिक्कत हो जाती है, सूखा हो जाता है, फसल में कुछ भी बीमारी लग जाती है या फसल खत्म हो जाती है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, कंपनसेट कर देती है। पर उस मोमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो जहां ड्राई लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्टिलिटी उसकी कम होगी, तो उस पर भी इनको 50% टैक्स लेना था, ठीक है। और जो कोई इरिगेटेड लैंड है जहां की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा, वहां 60% लेना था। तो मतलब किसी को भी नेग्लिजेंस नहीं थी, और मतलब पूरे हर कंडीशन में अपना मोटिव कि मतलब रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। द सिस्टम वाज डोमिनेटेड बाय महाजन्स एंड मनी लॉन्डर्स। मनी लैंडर्स कौन थे, जो पैसे देते थे किसको, फार्मर्स को अपनी खेती बाड़ी करने के लिए एज अ लोन, ठीक है। तो मनी लैंडर्स वो लोग होते थे। सो लॉन्ग एज पीजेंट पेड द रेवेन्यू पीजेंट वाज नॉट इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड। यहां पर एक चीज, यहां दो चीज समझाऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले समझते हैं जमींदार सिस्टम के अंदर, फिर समझते हैं रोजगार सिस्टम के अंदर, ठीक है। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, एक सनसेट लॉ था। अब सनसेट लॉ क्या था, सनसेट लॉ वो लॉ था कि जमींदार को एक फिक्स डेट के अंदर टिल द सनसेट उसको अपना पूरा जो भी रेवेन्यू था, उसका जो फिक्स रेवेन्यू था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना, प्रोवाइड करना पड़ता था। इन केस अगर वो अपना जो रेवेन्यू है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता था, तो उसकी जमींदारी राइट जो थी वो एबॉलिश कर दी जाती थी, और जो उसकी जमींदारी थी वो क्या करती थी, नीलाम कर दी जाती थी उसमें, और जो उसमें हायर बिडर होता था उसको वो उसको जमींदारी राइट दे दी जाते थे। सेम रोयतवारी के अंदर, रोयतवारी के अंदर क्या था, जो पीजेंट थे, आपको पता चला पीजेंट थे कौन थे, वो लैंड ओनर थे। अब उनकी लैंड ओनरशिप जब तक बनी रहेगी जब तक वो अपना टाइमली क्या करेंगे, अपना जो उनका रेवेन्यू है वो टाइम से पे करते रहेंगे। अगर एक भी स्किप, अब कहते हैं ना एसआईपी स्किप हुई तो बैंक आ जाता है, तो वो वाला सीन था उस मोमेंट पे। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती थी। 50% ऑफ द नेट प्रोड्यूस वाज फिक्स एज द लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि 50% जो था वो फाइनली फिक्स कर दिया था कि इससे कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं हाँ एक चीज जो मैं क्वेश्चन की बता रहा था, अब यहाँ एक चीज पूछते हैं, एक मिनट। सीटीएफएस लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट ए बोलता है जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है वो कहां का, आपका साउथ इंडिया का फर्स्ट प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये। बी स्टेटमेंट कहता है जो आपका जमींदारी सिस्टम था, ओ सॉरी परमानेंट में, सॉरी जो आपका रोयतवारी सिस्टम था आपका, वो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर फर्स्ट प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है। अब इसके अंदर ऑप्शन में देता हूं, बोथ स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी ट्रू है। सेकंड में देता हूं ए ट्रू है और बी फॉल्स है। थ्री दे देता हूं कि ए फॉल्स है और बी ट्रू है, और डी देता हूं कि नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। ये एलआरएस का है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। तो जो अब मैंने बताया जो परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम था वो कहां था आपका, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर था, ठीक है ना। और वो फर्स्ट सेटलमेंट जो था पर कहां था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर था, ठीक है। और जो आपका रोयत वाली सिस्टम था आपका वो साउथ इंडिया में फर्स्ट प्राइमरी सेटलमेंट था।
ठीक है। तो इस केस में नन ऑफ द अबव रहेगा। अगर एक कंडीशन यहाँ दे दी जाती है कि सपोज कीजिए कि जो आपका प्राइमरी सेटलमेंट था वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर होता है, वो फर्स्ट प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, और सेकंड स्टेटमेंट दी जाती है कि जो आपका रोहित वाली सिस्टम था वो साउथ इंडिया के अंदर फर्स्ट प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, तो इन केस में दोनों ही कंडीशन सही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीएसई आपका आई थिंक 1998 का क्वेश्चन है ये वाला। देखो यूपीएससी कहां फंसाती है, उसकी लैंग्वेज ही फंस जाते हैं लोग। अब महल वाली सिस्टम के अंदर आता है, महल वाली सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था आपका, हॉट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1822 में। और उस टाइम जो भी आपके कौन थे गवर्नर जनरल थे आपके, वो कौन थे आपके, विलियम बेंटिक्स। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चीज पूछी जाती है कि कौन सेटलमेंट में उस टाइम कौन गवर्नर जनरल था या वॉइसरॉय था, ठीक है ना। प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, चलो जी एक स्टेटमेंट और पता चली कि प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो था आपका महलवाड़ी, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर पहला सेटलमेंट था आपका जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब इसके जो एरिया थे कौन कौन से, सेंट्रल प्रोविंस थे इसके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे आपके, आगरा था आपका, पंजाब था आपका, और गंगेटिक वैली था आपका। गंगेटिक वैली वो वाला एरिया जहां पर गंगा फ्लो कर रही है कहां तक, टिल अपने सुंदरबन डेल्टा तक, ठीक है ना। तो वो वाला पूरा एरिया, तो उस टाइम बांग्लादेश पार्ट नहीं, बांग्लादेश अलग नहीं था, वो इंडिया का ही पार्ट माना जाता था, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। इन दिस सिस्टम लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल एंड ईच महल कंप्राइजेस वन और मोर विलेज। देखो हमारे यहाँ एक चीज होती है, बीघा कहते हैं या फिर पट्टा कहते हैं, कि मतलब एक गांव का एक पट्टा कह देते हैं। तो दो तीन पट्टे को मिला के एक गांव बना दिया जाता था, एक महल बना दिया जाता था, ठीक है ना। तो एक गांव मिला के भी एक महल बन सकता था, और एक से ज्यादा गांव मिला के भी एक महल बन सकता था। द इंटायर विलेज महल कंसिडर एज सिंगल यूनिट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। एंड और उसमें जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो वो थी, क्या नाम है, जो कलेक्ट करता था कौन था, विलेज हेडमैन था या फिर विलेज कमेटी थी, वो टैक्स कलेक्ट करती थी और किसको पे करती थी, अपना जो किसको करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आपने यहाँ चीज देखी, जमींदारी सिस्टम के अंदर जमींदार की पावर थी टैक्स कलेक्ट करने की, रोयतवारी के अंदर ब्रिटिश डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती थी पीजेंट के थ्रू, और महलवारी सिस्टम के अंदर जो आपका विलेज हेडमैन होगा या फिर विलेज कमेटी होगी, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और प्रोवाइड करेगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। और ओनरशिप राइट इसके अंदर भी पीजेंट के पास ही रहती थी, ठीक है ना। तो ये क्विक रिवीजन था आपका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का, जो भी ब्रिटिश के टेन्योर में आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेन्योर में आया था, ठीक है ना। तो आशा करता हूं इसमें कोई डाउट होगा नहीं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, जितने भी सीडीएस एनडीए और सीएपीएफ के अंदर आए हुए हैं, तो आपको ए टू जेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है ना। और आशा करता हूँ समझ आएगा, ठीक है। जय हिंद।